हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ एक वन शॉट फंक्शन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है रेड थ्रेड ऑफ लव। ये एक ओमेगा वर्स एफएफ है। लानवांग जी अल्फ़ा मरमेड है एंड विंग ओमेगा है। इस कहानी में हम मरमेड मैजिक एंड री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी सुनने में अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एफएफ आपको कैसा लगा। वन शॉट एफएफ। ओके, तो चलिए हम अपनी इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा भी था। अपने कॉलेज प्रोफेसर की रिक्वेस्ट पर विंग अपनी कंट्री से कनाडा जा रहा था, वो भी क्रूज़ से। विंग की एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यू जॉब लगी थी। हालांकि अभी उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, कि वो क्रूज़ से ट्रैवल कर सके। लेकिन उसके शिजे जियांग यानली और ख़ुद विंग के प्रोफेसर विंग की हेल्प करते हैं। यानली विंग के लिए उसकी फेवरेट डिशेस प्रिपेयर कर चुकी थी और उन्हें बॉक्स में पैक कर रही थी। ये देखकर चेंग बोला, शिजे आपको क्या नहीं पता है कि क्रूज़ में सब कुछ मिलता है और हमने इतना सारा पैसा किस लिए वेस्ट किया है। हाँ, अगर विंग को घर से बना हुआ खाना ही ले जाना है तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं। और क्या पता अगर विंग को ये सारी चीज़ें ले जाना अलाउड ही नहीं हुआ तो फिर तो ये सब चीज़ें वेस्ट में चली जाएंगी, तब क्या होगा। विंग चेंग की बातें सुनकर कहता है, शिजे चेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्लीज़ आप मेरे लिए ना परेशान मत हो। अगर ये सारी चीज़ें वेस्ट में चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी यानली बोली, आशियान और आचंग मैंने सब पता कर लिया है। क्रूज़ में घर का बना खाना अलाउड है, ओके, ले जा सकते हैं उसे। और चेंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि आशियान को मेरे हाथ का खाना कितना ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगा। वो बोला, शिजे मेरा बस चलता ना तो मैं आपको और चेंग को भी अपने साथ ले चलता, लेकिन क्या करूं। तभी चेंग ने विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और कहा, विंग नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर चलेंगे तुम्हारे साथ, ओके। ये हमारी ड्यू रही। अब तो तुम्हारी इतनी अच्छी जगह जॉब लग चुकी है तो हमारी ये क्रूज़ ट्रिप तो ज़रूर होगी। विंग हंसा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं चेंग, बिल्कुल तुमने सही कहा, हम क्रूज़ पर ज़रूर चलेंगे। तभी यानली ने विंग के गले में एक पेंडेंट पहनाया। विंग बोला, शिजे ये क्या है। यानली बोली, कुछ नहीं आशियान, ये तुम्हारी मदर की आखिरी निशानी थी जो वो मॉम को दे गई थी। विंग इमोशनल हो जाता है जब उसे अपने पेरेंट्स की मेमोरी याद आती है। यानली कहती है, आशियान ये पेंडेंट तुम्हें हमेशा सेफ रखेगा। उस पेंडेंट पर एक मरमेड का सिंबल बना हुआ था। एक पल के लिए विंग उसमें खो सा गया था, जैसे वो उसे किसी की याद दिला रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका उस मरमेड जो उस पेंडेंट में मरमेड थी ना, उससे कोई गहरा रिश्ता था। चेंग बोला, विंग तुम कहाँ खो गए, टाइम देखो, तुम्हारा क्रूज़ छूट जाएगा यहीं पर और फिर तुम हमें बोलोगे। विंग ने देखा क्रूज़ निकलने में बस 1 घंटा बचा हुआ था। विंग ने जल्दी से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उठाई और बोला, शिजे चेंग मैं आपको कॉल करता हूँ, ओके। कैब भी आ चुकी थी। विंग जल्दी से कैब में बैठा और क्रूज़ के लिए निकल गया। विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और वो नर्वस भी था। पहली बार था जो इतना बड़ा चीज़ उसकी लाइफ में होनी चाहिए थी, क्योंकि पहली बार वो अपनी फैमिली से दूर जा रहा था। कुछ टाइम में विंग क्रूज़ पर पहुंच जाता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूज़ से ट्रैवल करने जा रहा है। विंग ने गार्ड को अपना टिकट शो किया और वो क्रूज़ पर आ गया। क्रूज़ सच में बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस पर ना हो। विंग अपना फ़ोन निकालता है और अपनी एक सेल्फी क्लिक करके अपनी शिजे और चेंग को सेंड करता है। क्रूज़ पर काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन विंग खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आए थे वे सब हाई फाई क्लासेस के थे और ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे, मतलब उनकी खुद की मेजॉरिटी थी। क्रूज़ ओशन के बीचों बीच में था। काफ़ी रात हो चुकी थी और ठंड भी थी, लेकिन विंग अभी भी क्रूज़ के टॉप पर था, क्योंकि वो खुले आसमान और ओशन के पलों को एंजॉय करना चाहता था। उसे
कुछ और देर तक देखना चाहता था। विंग को एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसके गले में जो मरमेड पेंडेंट था वो ग्लो करने लगा, जैसे कि उस पेंडेंट ने किसी के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया था। तभी विंग को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। ये आवाज़ सुनकर विंग चौंक गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग बिल्कुल अकेला था। वो बोला, लगता है मुझे अब वापस अपने केबिन में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ना मुझे पता नहीं किसी किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन विंग जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। विंग इस वजह से बहुत डर जाता है। वो जल्दी से अपने केबिन में गया। डिनर वो पहले ही कर चुका था। विंग खुद को वार्म ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वो बोला, ये आखिरकार हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो अपने पेंडेंट की ओर देखता है और कहता है, मॉम, आपकी ब्लेसिंग्स है ना मेरे साथ, मैं सेफली कनाडा ज़रूर पहुँच जाऊँगा। और ये सोचकर विंग सो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होने वाली थी। जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को ओशन की गहराई में पाता है, बहुत ही गहराई में। और ताज्जुब की बात ये थी कि विंग सांस ले पा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। विंग बोला, ये मेरा बस एक सपना है, क्योंकि मैं ओशन के बीचों बीच में हूँ और क्रूज़ पर हूँ। ये कहकर विंग फिर से अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। लेकिन फिर कुछ पल बाद जैसे ही फिर से उसकी आइज़ ओपन होती हैं तो अभी भी वो समुद्र की गहराई में ही था। तभी विंग को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, और जैसे ही उसने अपनी आइज़ साइड में टर्न की तो विंग ने देखा एक पर्सन उसके बेहद बेहद करीब बैठा हुआ था, जो बोल तो कुछ नहीं रहा था, बस विंग को देखता जा रहा था। लेकिन वो पर्सन ह्यूमन नहीं बल्कि एक मरमेड था, जिसकी हाफ बॉडी मैन की थी और हाफ बॉडी फिश की थी। विंग बोला, मेरा ये सपना इतना रियल क्यों लग रहा है? उसने खुद को हकीकत का एहसास कराने के लिए खुद को पिंच किया। विंग को पेन होता है, इसका मतलब ये था कि विंग सपना नहीं देख रहा था, बल्कि हकीकत में वो समुद्र की गहराई में ही था। तभी वो मरमेड एकदम से विंग के लिप्स पर किस करने लगा। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया। उसने खुद को झटके से उस मरमेड से दूर किया, कहा, कौन कौन हो तुम, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो क्रूज़ पर था। ये सब क्या हो रहा है? तभी वो मरमेड विंग के करीब आया और उसने विंग के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं वांग जी हूँ। मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था विंग। इस समुद्र की गहराई में मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग चौंक गया। वांग जी बोला, विंग, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। अब मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें नहीं पता विंग, मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, कितना ज़्यादा रोया हूँ। हमारी शादी हुई थी विंग, हमारा बेबी भी था जो दुनिया में आने वाला था। लेकिन विंग को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारी बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। विंग बोला, मुझे पता है कि मैं बस एक डरावना सपना देख रहा हूँ, क्योंकि समुद्र की गहराई में मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं सांस कैसे ले सकता हूँ। एंड मरमेड्स सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज़ में होते हैं, जो मैं न जाने कब से पढ़ना छोड़ चुका हूँ। क्या फालतू की बातें पढ़ता था ना कि मरमेड्स और यूनिकॉर्न्स ये सब होते हैं। वांग जी ने तभी विंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, कहा, विंग, प्लीज़ ऐसी बातें मत कहो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। ये तुम्हारा कोई डरावना सपना नहीं है। तुम मेरे पास वापस आ चुके हो, अपने हस्बैंड के पास। और रही बात तुम्हारे सांस लेने की, तो ये मेरे मैजिक का असर है। इसकी वजह से ही तुम विंग सांस ले पा रहे हो। विंग, प्लीज़ मुझे। तभी विंग कहता है, क्या क्या कहा हस्बैंड? ये कोई प्ले चल रहा है क्या? हाँ, और देखो, तुम जो कोई भी हो ना, मेरा सपना हो या फिर हकीकत, प्लीज़ मुझे मेरे क्रूज़ पर वापस भेज दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे कनाडा जाना है। मुझे वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। वहाँ मेरा बहुत ज़रूरी काम होना है। अगर मैंने वो नहीं किया तो मेरे प्रोफेसर बहुत नाराज़ होंगे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वांग जी तभी विंग के पास आया। उसने बहुत ही केयरफुली विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शिवर कर रहा था। वांग जी शिवर कर रहा था कि विंग फिर से उसे अपने से दूर पुश ना करते। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, तुम अपने हस्बैंड को कैसे भूल सकते हो? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे विंग। ये जो तुम्हारे गले में पेंडेंट है, वो
वैसे ही पेंडेंट है जो जो मैंने तुम्हें दिया था। इस पेंडेंट की वजह से ही मुझे पता चला कि तुम वापस से इस दुनिया में आ चुके हो। विंग प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पहचानो। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ को वापस खींच लिया और कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मतलब वही सारी बातें वांगजी से ही कह रहा था। विंग बोला, ये पेंडेंट मेरी मदर की आखिरी निशानी है। ये मेरे पास मेरी शीजे ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी, और तुम कह रहे हो कि ये तुमने मुझे दिया था। वांगजी बोला, विंग तुम्हें क्रूज़ पर जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो मेरी ही थी, वो मेरी ही थी। मैं ही तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा था। विंग ये सुनकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि जब वो क्रूज़ पर अकेला था और ओशन की तरफ देख रहा था, तब उसे किसी की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन आसपास उसके कोई भी नहीं था। विंग डर जाता है। वो वांगजी से दूर होने लगा और बोला, मेरे मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं। वांगजी परेशान हो जाता है। वो बोला, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं सपने में भी कभी तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। विंग अपने आसपास देखता है। वो समुद्र की गहराई में था, लेकिन वो जिस जगह पर था वो एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस था। विंग बोला, मुझे यहाँ से जाने दो। वांगजी बोला, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर होने की बात मत करो तुम। तभी विंग ने पास में रखी एक नाइफ उठा ली और वांगजी से कहा, तुम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर। मरमेड्स नहीं होती हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम्हारा क्या मकसद है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम मुझे यहाँ कैद करके रख पाओगे अपने पास, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। विंग ने वो नाइफ अपनी नेक पर रख ली थी। वांगजी घबरा गया। उसे वो पल याद आ जाता है जब उसके सामने विंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस विंग की नेक पर कट का निशान था और ब्लड आ रहा था। विंग ने अपनी जान दे दी थी। वांगजी उस पल को याद करते ही सहम सा गया था। वो चिल्लाया, विंग। उसने अपनी पावर्स का यूज़ किया और वो नाइफ विंग के हाथ से छूटकर दूर जा कर गई। विंग शॉक्ड हो गया था। तभी वांगजी उससे करीब आता है और उसने विंग के गाल पर एक तेज थप्पड़ मारा। विंग ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। थप्पड़ इतना तेज था कि विंग के गाल पर स्क्रैच मार्क्स आ गए थे और उससे ब्लड आने लगा था। वांगजी बोला, विंग ये तुम क्या करने जा रहे थे? हाँ, तुम मेरे सामने, अपने हस्बैंड के सामने अपनी जान देने जा रहे थे। विंग तुम एक बार मुझे तड़पता हुआ छोड़कर जा चुके हो, चले गए थे, और फिर से तुम मुझे तड़पाना चाहते हो, रुलाना चाहते हो। तभी उस वक्त विंग की आंखों के सामने एक मेमोरी फ्लैश होती है, जिसमें एक मरमेड एक ह्यूमन को अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा था, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही सेंशुअली। और उस मरमेड की शक्ल वांगजी से मिल रही थी और वो ह्यूमन विंग था। विंग को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में खो गया था। वो इसी पैलेस में था, लेकिन सब कुछ अलग था। वो और वांगजी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वांगजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर जो स्क्रैचेस थे उसको लिक करने लगा। विंग ने तभी वांगजी की ओर देखा, कहा, हस्बैंड, आई एम सॉरी। और ये कहते ही विंग वांगजी की बाहों में बेहोश हो जाता है। वांगजी देखकर घबरा गया। उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़, आई एम सॉरी। मैं डर गया था। मुझे लगा तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। वांगजी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और हर एक आंसू उसकी आंखों से जो बह रहा था वो पर्ल यानी कि मोती बनता जा रहा था। तभी वांगजी को किसी के आने का एहसास होता है। वो विंग को अपने सीने से और कसकर लगा लेता है और कहता है, मैं किसी को भी मेरे विंग को मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। तभी उसके कानों में लाशीचन की आवाज़ आती है। लाशीचन और लान वांगजी मरमेड किंग के बेटे थे और गुसु मरमेड क्लैन के 2 प्रिंस थे। शीजन वांगजी के बड़े भाई थे। सिर्फ एक वही थे जो वांगजी को अच्छे से समझते थे, उसके दर्द को समझते थे। लाशीचन ने जैसे ही वांगजी को एक ह्यूमन को अपने आर्म्स में लिए हुए देखा, वो शॉक्ड हो गए और बोले, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? ये ह्यूमन कौन है? लेकिन वांगजी उनकी बात को कोई जवाब नहीं दे रहा था। शीजन बोले, वांगजी हम किसी भी ह्यूमन को ऐसे यहाँ पर ट्रैप करके नहीं रख सकते हैं, ये मरमेड्स के रूल्स के खिलाफ है। तुम अभी भी क्या विंग का इंतज़ार कर रहे हो? विंग
अब नहीं आएगा वांग जी। वांग जी तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वो वांग जी के करीब जाने लगे, तभी शिचन के पैरों तले ज़मीन से खिसक गई। उनके पैर बिल्कुल फ्रीज से हो गए अपनी जगह पर। जब उन्होंने वांग जी के आंसू को देखा और उसकी बाहों में उस शख्स को देखा जो देखने में बिल्कुल विंग की तरह ही था, लाशी चैन बोले, वांग जी ये तो विंग है। तभी वांग जी बोला, देखिए ना मेरा विंग अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा है। मैं अब अभी तक सिर्फ अपने विंग की वजह से ही जिंदा था। अगर अगर इस बार वो मुझे। तभी शिचन बोले, वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। क्या तुम मुझे एक बार विंग की कंडीशन चेक करने दोगे। तो वांग जी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। शिचन मरमेड क्लैन के फर्स्ट प्रिंस के साथ एक हीलर भी थे। उन्होंने विंग की नब्ज चेक करी। वांग जी एकटक विंग की ओर देखता जा रहा था। तभी शिचन बोले, वांग जी विंग बस बेहोश हुआ है, उसे कोई शौक जैसा लगा है, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। वांग जी ने प्यार से विंग के गाल पर किस करते हुए कहा, मैंने गुस्से में विंग पर हाथ उठा दिया था, वो अपनी जान देने जा रहा था। शिचन ने वांग जी को समझाते हुए कहा, वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, विंग ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम न जाने कब से विंग के रीइंकार्नेशन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है विंग को अभी भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अगर ऐसा है तो तभी वांग जी ने शिचन की ओर देखते हुए कहा, चाहे जो भी हो जाए, मैं मेरे विंग को अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल उसकी मेमोरीज वापस आ ही जाएंगी। शिचन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस पर्सन की शक्ल विंग जैसी है, लेकिन ये विंग नहीं है। वांग जी प्लीज़ इस ह्यूमन को वापस उसके ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दो। वांग जी ने तभी शिचन की ओर देखा और कहा, मेरा विंग मुझसे तभी दूर हो पाएगा जब मेरी जान चली जाएगी। मैं विंग को इस बार मुझे तड़पने के लिए छोड़कर जाने नहीं दूंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार विंग मुझसे मिला था। हम विंग और वांग जी की पास्ट लाइफ का देखते हैं। वांग जी अपने लवर विंग के साथ अपने प्यार को याद करता है। 1000 साल पहले अर्थ पर कुछ ही ह्यूमंस थे और उनके साथ मरमेड्स, फेरीज, यूनिकॉर्न्स भी रहते थे। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था। मरमेड क्लैन के किंग लानशिंग हेंगजुन, जो कि उस वक्त सबसे पावरफुल बीइंग थे, फेरीज, ह्यूमंस और यूनिकॉर्न्स सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। किंग लानशिंग हेंगजुन ने ह्यूमन लान ई से शादी करी थी और कुछ वक्त बाद उनके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा लानशिचन और छोटा बेटा लानवांग जी। किंग लानशिंग हेंगजुन अपनी वाइफ और अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश थे और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि उनकी वाइफ लान ई इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। एक न एक दिन उनकी डेथ होनी ही थी, इसलिए किंग लैन ने अपनी वाइफ को भी इमॉर्टल बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बिना नहीं जी सकते थे। लेकिन लान ई ने उनके इस फैसले के खिलाफ जाना बेहतर समझा। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो इमॉर्टल नहीं बनना चाहती थी, वो एक ह्यूमन ही बनकर रहना चाहती थी। लानशिंग हेंगजुन ने अपनी वाइफ को बहुत समझाया कि वो उनके बिना नहीं जी पाएंगे, लेकिन लान ई नहीं मानी और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। इस वक्त प्रिंस लानशिचन और प्रिंस लानवांग जी मात्र 10 और 6 साल के थे। किंग लैन अपनी वाइफ के जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। हाँ, उन्होंने अपनी जान दे दी थी, ये सच था। मरमेड्स इमॉर्टल थे, लेकिन उनके पास पावर्स थी कि वो खुद से खुद की जान ले सकते हैं। लानकुरन किंग लैन के छोटे भाई थे, उनके ऊपर दोनों प्रिंस की जिम्मेदारी आ गई थी। अपने भाई को खोने के बाद लानकुरन बहुत हर्ट थे और गुस्सा भी थे, क्योंकि उन्होंने किंग लैन को बहुत समझाया था कि वो ह्यूमन से नहीं बल्कि एक मरमेड से ही शादी करे, लेकिन लानशिंग हेंगजुन लानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने लानकुरन की एक भी बात नहीं सुनी थी। लानकुरन ने ये रूल बना दिया था कि अब से मरमेड्स और ह्यूमंस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, और अगर किसी ने भी इस रूल को ब्रेक करने का सोचा या किया भी तो उसको रिजल्ट फेस करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें 200 विप्स यानी कि कोड़े मारे जाएंगे। इस रूल से पूरी लैन मरमेड क्लैन बंधी हुई थी। दोनों प्रिंस लानकुरन की देख रेख में बड़े होने लगे थे। प्रिंस लानशिचन तो खुश मिजाज थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे और सबसे बोलते भी थे, लेकिन प्रिंस लानवांग जी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमेशा अकेला रहना, फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशंस रखना और खुद को बिल्कुल सीमित रखना, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। वांग जी के इस नेचर की वजह से कोई भी उससे बात करने से डरता था।
धीरे धीरे प्रिंस लानवांग जी बड़े होने लगे। एक दिन जब वो ओशन की गहराई में थे, तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस वांग जी ने उस आवाज़ को पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन उनका दिल नहीं माना। वो ओशन में ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें एक मैन दिखाई दिया जो पानी में डूब रहा था। वो मैन एक ह्यूमन था। वांग जी को याद आता है कि उसके अंकल ने ह्यूमन से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने ह्यूमन को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर वो ह्यूमन बोला, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बचा लो, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मुझे पानी में तैरना नहीं आता है। प्रिंस वांग जी उस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सके। उन्होंने उस ह्यूमन को बचा लिया और उसे ओशन से बाहर लेके जाने लगे। मरमेड्स के पास पावर थी कि लैंड पर आते ही उनके फिन्स लेग्स भी चेंज हो जाते थे। वो ह्यूमन एक टक वांग जी यानी कि प्रिंस वांग जी को देखता चला जा रहा था। प्रिंस वांग जी ने उससे कुछ कहा नहीं और उठकर वहाँ से वापस जाने लगे ओशन की तरफ। तभी उस ह्यूमन ने प्रिंस वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा मेरा नाम वींग है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। प्रिंस वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ये पहली बार था कि किसी ह्यूमन ने उन्हें टच किया था और किसी ह्यूमन से उनका सामना हुआ था। उन्होंने विंग की तरफ देखा तो देखते ही रह गए। विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसकी आई लैशेस और विंग के फेस पर उसकी वो खूबसूरत सी स्माइल उसने प्रिंस वांग जी के दिल में घर कर लिया था। ये एक ऐसा एहसास था जो वो महसूस कर रहे थे। उनके दिल ने पहले कभी इस तरह की फीलिंग को एहसास नहीं किया था। विंग ने अभी भी प्रिंस वांग जी का हाथ पकड़ रखा था। तभी वो बोला, मुझे 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 पता है कि आप ह्यूमन नहीं बल्कि एक मरमेड हो। मैं आपसे ही यहाँ मिलने आया था, लेकिन अचानक से मेरी नाव डूबने लगी और मैं ओशन में गिर गया। वांग जी सुनकर चौंक गया। वो विंग की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मुझसे मिलने आए थे, मगर क्यों? ह्यूमन और मरमेड्स एक दूसरे से अलग रहते हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। तभी कुछ ऐसा हुआ जो प्रिंस वांग जी ने कभी नहीं सोचा था। अचानक से विंग उनके गले से लग जाता है। विंग प्रिंस वांग जी से बोला, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे पता है कि ये बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने आपके बारे में अपनी मदर से सुना था। मेरी मदर ने मुझसे बताया था कि मरमेड्स बहुत खूबसूरत होते हैं और हम ह्यूमंस से बिल्कुल अलग होते हैं। उनके बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, फिन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं सबसे। और आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी मदर ने बिल्कुल सही कहा था, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। पहली बार था कि कोई ह्यूमन मरमेड प्रिंस वांग जी के इतना करीब आया था। तभी उन्हें अपने अंकल की बात याद आ जाती है। उन्होंने विंग को अपने से दूर किया और कहा, तुम यहाँ से दूर चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना, नहीं तो अगली बार तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ह्यूमंस और मरमेड्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है और नहीं तो कभी होगा। ये सुनकर विंग बोला, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कहो, मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूँगा। वांग जी बोला, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं। विंग ने वांग जी की आंखों की तरफ देखा और उसके लिप्स पर किस कर लिया। ये देखकर वांग जी शॉक्ड हो गया था। उसने तभी विंग को अपने से दूर धक्का दे दिया और कहा, विंग तुम? लेकिन विंग की आंखों में आंसू देखकर प्रिंस वांग जी कुछ ना कह सके। विंग वांग जी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था और कहता है, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करिए। प्रिंस वांग जी भले ही कोल्ड हार्टेड दिखते थे, लेकिन उनमें ह्यूमंस के जैसी कोई चालाकी नहीं थी और वो ह्यूमंस के इमोशंस से इतना वाकिफ़ भी नहीं थे। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता था कि उनकी मदर एक ह्यूमन थी और उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो उनकी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रिंस वांग जी भी जानते थे कि एक ह्यूमन को अपने करीब आने देना ये लैंड मरमेड क्लैन के रूल को तोड़ रहा था। पर सच ये था कि उन्हें भी विंग से वही नज़र में ही प्यार हो गया था। धीरे धीरे मरमेड प्रिंस लानवांग जी और ह्यूमन विंग एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे थे। अब तो ऐसा हो जाता था कि अगर एक दिन भी विंग को आने में लेट हो जाता था तो प्रिंस वांग जी घंटों तक उसका इंतज़ार करते रहते थे। एक दिन प्रिंस वांग जी अपने लवर विंग का इंतज़ार कर रहे थे। आज विंग को कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी आने में। प्रिंस वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मैजिकल पावर से विंग को देखने की कोशिश की, लेकिन वो विंग को नहीं देख सके। वांग जी की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर विंग आते हुए दिखता है। उसे देखकर प्रिंस वांग जी खुद को रोक नहीं सके और ओशन से बाहर आ गए।
वो बोले, विंग तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा परेशान था। तभी उन्हें विंग के फेस पर चोट के निशान दिखाई दिए। विंग की आंखें भी सूजी हुई थी। वांग जी बोला, विंग तुम रोए थे क्या? और ये चोट के निशान कैसे हैं तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी बॉडी पर? ये सुनकर विंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, वांग जी वो ना, मैं यहाँ जल्दी जल्दी आ रहा था तो रास्ते में मैं गिर गया था, इसलिए ये। तभी वांग जी ने विंग के फेस को ऊपर किया, कहा, विंग तुम झूठ कह रहे हो, मुझे पता है कि तुम झूठ कह रहे हो, ये चोट तुम्हें किसी और वजह से लगी है ना? विंग अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया और वांग जी के सीने से लग गया। वांग जी ये देखकर बोला, विंग क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? विंग ने वांग जी को और कसकर हक कर लिया, कहा, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे, मेरी वजह से कोई तुम्हें तकलीफ दे। मरमेड्स हम ह्यूमंस से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनमें कोई चालाकी नहीं होती, छल कपट नहीं होता है। वांग जी मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तुम मुझ पर कैसे इतना ट्रस्ट कर सकते हो? प्लीज़ वांग जी मुझसे दूर चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और आज के बाद मेरा इंतज़ार मत करना, मैं तुमसे मिलने के लिए अब कभी नहीं आऊँगा। वांग जी तभी वांग जी ने गुस्से में विंग की तरफ देखा, कहा, विंग क्या कहा तुमने? तुम आज के बाद मुझसे कहीं मिलने के लिए नहीं आओगे? विंग तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी विंग बोला, वांग जी प्लीज़ मेरी बात को समझो, हम हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। हम ह्यूमंस की दुनिया मरमेड से बिल्कुल अलग है। ह्यूमंस मरमेड्स की जान भी ले सकते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पावर्स हैं, और वो बहुत सेल्फिश होते हैं। तो वांग जी बोला, विंग मरमेड्स इमॉर्टल होते हैं? तो विंग बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। विंग वांग जी को अपने से दूर पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे और टाइटली अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरा और मेरे मरमेड क्लैन का हिस्सा बनोगे? विंग फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और विंग मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता हूँ। विंग बोला, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया, कहा, तुम नहीं रहना चाहते मेरे साथ? अपनी मदर की डेथ होने के बाद विंग जियांग फैमिली के साथ रहता था। शुरुआत में वो मरमेड प्रिंस लैन वांग जी के पास एक मकसद से आया था। वेंस, जिनके यहाँ विंग काम करता था, उनके बेटे ने यानी कि वेन चाओ ने विंग से कहा था कि अगर वो किसी मरमेड को उनके पास ले आए या उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के वेंस के पास ले आए, तो वेंस यानी कि वेन चाओ विंग के ऊपर जितना भी कर्ज था वो उसे माफ़ कर देगा। विंग की मदर की बहुत तबीयत खराब रहती थी, तो उन्हीं के इलाज के लिए विंग ने काफ़ी सारा कर्ज ले लिया था, जो उसके ऊपर अब काफ़ी भारी पड़ गया था। विंग मजबूर था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वेंस उसके शिजे, भाई चेंग और उसके अंकल को टॉर्चर करते। लेकिन विंग अब सच में वांग जी से प्यार करने लगा था, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो किसी को भी वांग जी को हर्ट नहीं करने दे सकता था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंस लान वांग जी ने विंग से शादी करने का फैसला कर लिया था। यह बात जब मरमेड क्लैन के हेड लानकुरन को पता चली, तो उन्होंने वांग जी को क्लैन का रूल तोड़ने के लिए पनिशमेंट दी। प्रिंस वांग जी को 200 विप्स कोड़े मारे जाने का आदेश दिया गया था। लाशी चैन ने अपने अंकल को बहुत समझाया, लेकिन लानकुरन ने नहीं सुना। प्रिंस वांग जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। लानकुरन अपने नेफ्यू के पास आए, बोले, वांग जी तुम लैन क्लैन के प्रिंस हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने रूल्स तोड़ने का सोचा है भी कैसे? तुम एक ह्यूमन से शादी करने के बारे में बात भी कैसे कर सकते हो मुझसे? क्या तुम्हें नहीं पता ह्यूमंस की वजह से? तभी वांग जी, जिसके लिप्स बिल्कुल वाइट पड़ गए थे, ऐसा लगा था कि इसमें ब्लड ही नहीं था। प्रिंस वांग जी किसी तरह से बेड पर से उठे और बोले, अंकल कोई भी चीज़ विंग से मेरा शादी करने के फैसले को चेंज नहीं कर सकती है। मैं विंग से प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। लानकुरन गुस्सा हो गए, बोले, वांग जी तुम अब अपने अंकल के फैसले के खिलाफ जाओगे, उनकी बात नहीं मानोगे। ह्यूमंस की वजह से हम मरमेड्स ने हमेशा ही कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। तभी वांग जी अपने अंकल के सामने ज़मीन पर बो करके बैठ गया और बोला, अंकल विंग ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। वो कभी हमेशा गलत नहीं करेगा और मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ, और मैं उसी से शादी करूँगा। प्लीज़ अंकल मुझे और विंग को शादी करने दीजिए एक दूसरे से।
लानकुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से याद आता है, उन्हें अच्छे से याद था कि किंग लैंशिंग हेंगजुन ने अपनी ह्यूमन वाइफ की डेथ के बाद क्या किया था। लानकुरैन बोले, वांग जी, क्या विंग ह्यूमन से मरमेड बनेगा? अगर वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी बोला, अंकल, विंग कभी मेरी बात के लिए मना नहीं करेगा। प्लीज़ अंकल, मुझे और विंग को शादी करने दीजिए। लानकुरैन को मजबूरन वांग जी की बात माननी पड़ी थी। उनकी और विंग की शादी हो जाती है। वेंस को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि विंग अपनी फैमिली के साथ रातों रात ही दूसरी जगह पर चला गया था, काफ़ी दूर। और अब वो प्रिंस वांग जी के साथ ओशन की गहराई में, जो मरमिड किंगडम था ना, वहाँ पर रहने लगा था। विंग पहली बार ओशन की गहराई में गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आराम से सांस भी ले सकता था। ये सब वांग जी की मैजिक की वजह से था। मरमेड क्लैन के सभी लोगों ने प्रिंस वांग जी और उनके ह्यूमन लाइफ पार्टनर विंग का खुशी खुशी वेलकम किया था। सब खुश थे सिवाय लानकुरैन के। आज वांग जी और विंग की वेडिंग नाइट थी। विंग ने सोचा था कि वो वांग जी से सब कुछ सच सच बता देगा। प्रिंस वांग जी अपने रूम में आते हैं। विंग बहुत नर्वस था क्योंकि वो अपनी लाइफ की शुरुआत सच के साथ करना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा। मरमेड प्रिंस लान वांग जी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उनके लॉन्ग हेयर्स, रॉयल मरमेड वेडिंग रोब्स, इन चीज़ों ने प्रिंस वांग जी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। और विंग भी रेड रोब्स में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। प्रिंस वांग जी को देखते ही विंग अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और बोला, हस्बैंड, आप आ गए, मुझे आपसे। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम्हें नहीं पता विंग, आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तभी प्रिंस वांग जी अपने गले से मरमेड शेप का पेंडेंट निकालते हैं और उसे विंग के गले में पहना देते हैं। विंग बोला, हस्बैंड, ये क्या है? वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक किस किया, कहा, विंग, हमारी आज वेडिंग नाइट है तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरा तोहफा है। विंग, ये पेंडेंट मेरे फिंस से बना हुआ है, इसमें मेरी पावर्स हैं और ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। विंग के आगे बाहर आई थी। वो बोला, हस्बैंड, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ और आपको नहीं पता मैं। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी और कहा, विंग, सिर्फ तुम ही मेरे प्यार के लायक हो और कोई नहीं, कोई भी कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है। विंग बोला, हस्बैंड, आप नहीं जानते हो। तभी वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगे। उन्होंने विंग को बेड पर बैठाया और कहा, विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, अब विंग तुम्हारी बारी है मुझे कुछ देने की। विंग बोला, हस्बैंड, आप तो प्रिंस हो, आपके पास तो सब कुछ है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तभी वांग जी नीचे झुक कर विंग के नेक पर किसेस करने लगा और बोला, विंग, सिर्फ तुम ही हो, यानी कि मेरी वाइफ है, जो मुझे कुछ दे सकती है। विंग बोला, हस्बैंड, आप। तभी प्रिंस वांग जी विंग की रोब्स को रिमूव करने लगे और बोले, विंग, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। विंग का फेस फ्लश करने लगा था। वो बोला, हस्बैंड, आप। तभी वांग जी ने विंग की आइज़ में देखा और कहा, विंग, तुम अपने हस्बैंड को अपना प्यार दोगे ना? विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था और कहा, मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए ही तो है, हस्बैंड। वांग जी ने विंग को उसे मिली पनिशमेंट के बारे में नहीं बताया था, यानी कि जो 200 कोड़े उसे मारे गए थे। जब वो और विंग इंटीमेट हो रहे थे, उस वक्त जब विंग का हाथ वांग जी की पीठ पर जाता है तो वो चौंक गया और बोला, हस्बैंड, ये आपकी पीठ पर एक कट के निशान कैसे लगे हुए हैं? वांग जी बोला, विंग, प्लीज़, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? प्लीज़ तू मेरे ऊपर फोकस करो ना। विंग बोला, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे बताइए ना। वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग, तुम्हारी ही तरह मेरी भी मदर एक ह्यूमन थी। फादर उनको मरमेड बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी मदर ने इसके लिए मना कर दिया था। वो एक ह्यूमन ही रहना चाहती थी। मेरे फादर उनके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर विंग इमोशनल हो गया। वो बोला, लेकिन हस्बैंड, मरमेड्स इमॉर्टल होते हैं। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, मरमेड्स इमॉर्टल होते हैं, लेकिन वो खुद से खुद की जान ले सकते हैं। इसलिए मेरे अंकल नहीं चाहते थे कि मैं कभी किसी ह्यूमन से मिलूं या कभी किसी ह्यूमन से शादी भी करूं, लेकिन वो डेस्टिनी होती है ना, मैं डेस्टिनी में था एक दूसरे से मिलना। लेकिन विंग, मुझे यकीन है कि मैं मेरे फादर की तरह कभी नहीं करूँगी क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। विंग बोला, हस्बैंड, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं। तभी वांग जी ने विंग के नेक पर हल्का सा बाइट किया और कहा, विंग, मुझसे दूर होने की बात कभी सपने में भी मत सोचना। विंग, मैं तुम्हें मेरी तरह एक मरमेड बना दूंगा, तब हम हमेशा साथ में रहेंगे। विंग चौंक गया
और बोला, लेकिन हस्बैंड। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुम मुझसे दूर होने की सोच रहे हो ना, तो एक बात अच्छे से जान लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, हस्बैंड, मैं मरमेड बनूंगा, मैं मरमेड बनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर जाने की बात मत करिएगा। वांग जी की आइज़ भर आई थी, लेकिन उसके आंसू पर्ल बनते जा रहे थे। विंग बोला, हस्बैंड आप। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। बोला, विंग, मरमेड स्पेशल होते हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने मरमेड बनने का फैसला कर लिया था। वो एक ओमेगा था, इसलिए 1 मंथ बाद विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रिंस वांग जी और पूरे मरमेड क्लैन में खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। विंग खुश था, बहुत खुश था। लानकुरैन भी अब खुश थे। वांग जी बहुत खुश था कि उसकी और विंग की प्यार की निशानी उनकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन विंग वांग जी से सच भी कहना चाहता था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विंग अपनी फैमिली से मिलने जाने के लिए बोलता है, लेकिन प्रिंस वांग जी का बिल्कुल ही मन नहीं था कि विंग जाए, क्योंकि शादी के बाद पहली बार था जब विंग पूरे 4 दिन के लिए उनसे दूर जाने वाला था। विंग वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड, आप मत उदास होना, मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगा, बस 4 दिन की तो बात है। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि विंग अपना वो पेंडेंट भी मरमिड किंगडम में ही भूल गया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों नहीं तुम समझते हो, और तुम 4 दिन की बात कर रहे हो। विंग ने तभी वांग जी का हाथ अपने पेट पर रखा और कहा, हस्बैंड, अगर आप उदास रहोगे ना तो मैं उदास रहूँगा, मैं उदास रहूँगा तो हमारा बेबी भी उदास हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हो? वांग जी बोला, विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास जल्दी आ जाना। विंग ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड, लेकिन अगर आप मुझे जाने दोगे तब मैं वापस आऊँगा ना। विंग को क्या पता था कि ये उसकी और प्रिंस वांग जी की आखिरी मुलाकात थी। रास्ते में विंग को वेन चाओ देख लेता है और उसे कहता है कि वो उस मरमेड के पास उसे लेकर चले, लेकिन विंग मना कर देता है। वेन चाओ कहता है कि विंग की पूरी फैमिली उसी गिरफ्त में है। उसने यान लियो चेंग को अपने आदमियों के द्वारा पकड़वा दिया था, लेकिन विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए उसने वांग जी के बारे में कुछ भी बताने से बेहतर अपनी जान देना ही बेहतर समझा। और उसने वेंचाओ की तलवार से अपनी नेक कट कर दी और इसी के साथ विंग और उसके बेबी की डेथ हो जाती है। प्रिंस वांग जी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत हर्ट थे। उन्हें उन वो मतलब बिल्कुल पागल से हो गए थे। उन्होंने पूरी वेन क्लैन को ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को भी ख़त्म कर देना चाहते थे। किसी तरह से शिचन ने उन्हें कंट्रोल किया और प्रिंस वांग जी की पावर्स को सील कर दिया। उन्होंने कहा, वांग जी, विंग का पुनर्जन्म ज़रूर होगा, मैंने उसकी सोल को देखा है। प्रिंस वांग जी अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने विंग के पुनर्जन्म की बात सुनी तो उन्हें जीने की उम्मीद मिल सी गई थी। प्रेजेंट टाइम में जब विंग का रीबर्थ हुआ था तो उसकी नेक के पास बाई बर्थ एक मरमेड का निशान बना हुआ था, सेम उसी पेंडेंट की तरह जो प्रिंस वांग जी ने विंग को पास्ट लाइफ में दी थी। बाद में विंग के पेरेंट्स ने विंग के लिए सेम उसी तरह का पेंडेंट बनवा दिया था। प्रिंस वांग जी विंग को अपने सीने से लगाए हुए थे। वांग जी बोला, अगर मेरा विंग मुझे याद ही नहीं कर सकेगा तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और ये कहकर वो अपनी जान देने जा रहे थे। शीशर उन्हें रोकते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने अपनी पावर से विंग को उसके पास्ट लाइफ की बातें याद दिलाई। विंग को धीरे धीरे अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ सच सच याद आ जाता है। वांग जी को देखते ही, यानी कि जब विंग को होश आता है तो वांग जी को देखते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और विंग बहुत रोया। वांग जी भी रो रहा था। उसने विंग को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। आखिरकार उसका विंग उसको याद कर लेता है, मतलब मेमोरीज आ चुकी थी विंग की वापस। विंग रोते रोते बोला, हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने आपको न जाने क्या क्या बोल दिया था। मॉन्स्टर, पता नहीं क्या क्या। हाँ, आपने मेरी वजह से कितनी तकलीफ सही होगी। आप मेरे बिना कितना परेशान रहे होगे, तड़पे होगे, रोए होगे। सॉरी, मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे अपने पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। सॉरी हस्बैंड, एक सच में आपको बताना चाहता था। अपनी पास्ट लाइफ में
वो वांग जी को सच बताता है कि कैसे वेंस की डर की वजह से विंग ने मरमेड प्रिंस लान वांग जी को अपने प्यार में फंसाने का सोचा था, लेकिन धीरे धीरे उसे नहीं पता था कि उसे वांग जी से प्यार हो जाएगा। और उस दिन वेंस जब उसे फिर से डरा रहे थे तो विंग ने अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर वांग जी इमोशनल हो जाता है। वो विंग के आंसू पोंछता है और अपने भी आंसू पोंछता है और कहता है, विंग, अब तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि क्या हुआ था। लेकिन विंग, ना मैंने उस वक्त तुम्हारे प्यार पर डाउट किया था, ना मैं आज तुम्हारे प्यार पर डाउट करता हूँ, कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना, नहीं तो इस बार मैं नहीं बचूंगा। विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, हस्बैंड, अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। आखिरकार विंग को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज वापस मिल गई थी। प्रिंस वांग जी उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगे थे। वो मरमेड किंगडम में भी आया जाया करते थे। लान कुरैन ने भी अब प्रिंस वांग जी के डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। 4 साल बाद विंग वांग जी से ह्यूमन वर्ल्ड में शादी कर लेता है। उसकी शिजे भाई चैंग बहुत खुश थे कि फाइनली विंग को उसे केयर करने वाला, प्यार करने वाला कोई मिल गया था। लेकिन विंग उन्हें ये नहीं बताना चाहता था और ना ही तो बता सका था कि वो अब एक मरमेड बन चुका है। वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया जाया करता था, क्योंकि अब वो इमॉर्टल बन चुका था। इसलिए अपने शिजे और भाई चेंग की डेथ होने के बाद विंग पूरी तरह से मरमेड क्लैन का ही हो गया था। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटा लानवे और बेटी चेंशी। दोनों ही बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह ही थे। उनके पास अपने पेरेंट्स की जैसे पावर्स थी और अब वो अपने पेरेंट्स के साथ मरमेड किंगडम में रहते थे। प्रिंस वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, थैंक यू मुझे याद करने के लिए, मरमेड बनने के लिए, हमेशा के लिए मेरे साथ रहने के लिए, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। और मुझे तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर डीप किस किया और कहा, हस्बैंड, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरी पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी। और अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो विंग को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये 1 शॉट FF कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।